जय हिंद मिस्टर प्यारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में हम मिस्टर गोपाल यादव से मुलाकात कराते हैं आपकी। गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वर्तमान में इटावा से जिला अध्यक्ष हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, गोपाल जी की कहानी, गोपाल जी की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस कृपा दृष्टि है आपकी। अच्छा सर, ये बताइए कि इटावा में समाजवादी गढ़ कहा जाता है और समाजवादी गढ़ होने के बावजूद इटावा में बीजेपी का सांसद है, बताइए ऐसा क्यों? पूरे देश में जी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बरगला लिया था 2014 के समय में भी और 2019 के समय में। और आप चूँकि पत्रकार हैं, जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव लड़ा था वो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि एक आम आदमी, बुद्धिजीवी व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी सरकार बने, जो दल चुनाव लड़े वो मुद्दों पर लड़े। लेकिन चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने और वोटों का ध्रुवीकरण किया। और उसके बाद 2019 में आपको याद होगा पुलवामा की घटना हुई थी। और पुलवामा की घटना के बाद सारे देश के टीवी चैनल्स और अखबार इस तरह से प्रचारित करने में लग गए थे कि अब पाकिस्तान से अगर कोई निपट सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी ही निपट सकते हैं। ये एक पूरे देश में एक वेव बना दी गई और लोग उनके बहकावे में आ गए। लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, पूरे देश में दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जीती, हमारे यहाँ भी जीती। लेकिन तब से लेके आज तक पुलवामा की घटना हुए 2.5 साल हो गए। आतंकवादी घटना हुई थी, उसमें हमारे 40 से ऊपर जवानों की जानें गई। लेकिन इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन घटनाओं की हमेशा जांच हुई। उन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन लोग थे वो पकड़े गए, उन्हें सज़ा हुई, फांसी की सज़ा तक हुई। लेकिन ये एकमात्र घटना पुलवामा की ऐसी हुई जिसकी आज तक कोई जान नहीं गई, जिसकी आज तक कोई जांच ही नहीं हुई। आप समझ लीजिए, जिसमें हमारे जवान मारे गए और वो घटना बड़ी असामान्य ढंग से हुई थी। ज़बरदस्ती हमारे जवानों को बस से ले जाया गया, जबकि उन्हें बाई एयर ले जाना था। और बसें भी साधारण बसों से ले जाया गया, बुलेट प्रूफ बसें नहीं थी। ये सब चीज़ें असामान्य थी। कहीं चेकिंग नहीं हुई। मैं तो जाता हूँ जम्मू में, वैष्णो देवी तक जाता हूँ, तो जम्मू से लेके कटरा तक ही कई बार चेकिंग मिलती है, उस दिन कहीं चेकिंग ही नहीं थी। ये घटना हो गई। घटना हुई, आखिर उस कार ने जिसने टक्कर मारी थी उसमें 300 किलोग्राम RDX था। वो RDX कैसे आया देश के अंदर, किसी ने जांच की आज तक इस बात की? उस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन लोग थे, किसी ने जांच की? ये जांच इसलिए नहीं होगी क्योंकि वही लोग सरकार में बैठे हैं जिन्होंने घटना करवाई और दोबारा सत्ता में आने के लिए घटना करवाई और वो उसमें कामयाब हुए। इसीलिए इस बात का मैंने आपको जवाब थोड़ा लंबा हो गया, इसीलिए हम पूरे देश में भी हारे और इटावा में भी हारे। माय डियर फ्रेंड्स, जो इन्होंने आरोप लगाया है ये बहुत बड़ी बात है। चैनल किसी प्रकार के आरोप की कोई पुष्टि नहीं करता है और ना ही शिवारा पर पुष्टि करता है, क्योंकि मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ, मैं न्यूज़ का काम करता हूँ। श्रीमान जी, एक शिवा राठौर का तीखा सवाल। आपको याद होगा कि याद नहीं हो, आपको अच्छे से याद होगा कि मान्यवर कांशीराम जी इटावा से चुनाव लड़े थे। उस समय मैच्योर स्थिति नहीं थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन उसमें एक नारा चला था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जैसे लोग। उस समय की समाजवादी पार्टी पहली बार कांशीराम जी इटावा से पार्लियामेंट गए थे। उस समय की समाजवादी पार्टी और आज की समाजवादी पार्टी में आपको फ़र्क नज़र नहीं आता क्या? बताएं। नहीं, फ़र्क तो कुछ नहीं है। तब भी समाजवादी पार्टी, नेताजी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय भी समाजवादी पार्टी संघर्ष करती थी, आज भी समाजवादी पार्टी संघर्ष करती है। फ़र्क, लोग अपनी बात कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तब से समाजवादी पार्टी और निखरी ही है और
आज भी आप अगर देखें, आपकी बात कहने का आशय मैं समझ रहा हूँ, अगर लोग विपक्ष के रूप में किसी दल को जानते हैं इस समय भी, तो केवल समाजवादी पार्टी को ही जानते हैं, कोई अंतर नहीं है। तीखा सवाल है आपसे शिवा राठौर। मेरे प्रोग्राम का नाम, माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो कि प्रोग्राम का नाम शिवा राठौर के तीखे सवाल, नेताजी बिहार, देखना न भूलें। आपको कोई समाज क्यों वोट देगा, ये बताइए मुझे। क्यों यादव को छोड़ के क्यों साक्य समाज वोट देगा, क्यों राठौर समाज वोट देगा, क्यों नाई समाज वोट देगा, क्यों पाल समाज वोट देगा? जितने समाज हैं आखिर वोट क्यों देंगे, बताइए नेताजी, तीखा सवाल है। नहीं, क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं, हम पिछड़ों की बात करते हैं जी, हम उनके अधिकारों की बात करते हैं, हम आरक्षण की बात करते हैं, हमको वोट क्यों नहीं देगा? आपकी बात का आशय मैं समझ रहा हूँ। जिस तरह से ये प्रचारित किया गया कि पिछड़ों को मिलने वाला पूरा अधिकार यादवों को मिल गया, मैंने तो ये नहीं पूछा आपसे। मैं आपकी बात का आशय समझ गया। हम लोग राजनीति करते हैं, जमीन पे रहते हैं। ये प्रचारित किया गया। ये अब आप बात सुन लीजिए, हमारी बहुत गंभीर बात है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, इसका आप जवाब सुन लीजिए जी। ये प्रचारित किया गया भाजपा के लोगों ने किया, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे पहले तो आपकी इस बात का जवाब दें कि पिछड़ों की संख्या कितनी है, दलितों की संख्या कितनी है, ये सरकार कभी नहीं बताएगी। जब आप जनगणना कराते हो, सारे आंकड़े करते हो, तो आप जात आधारित गणना क्यों नहीं करते? हम हमेशा ये कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये मांग करते हैं कि आप जात आधारित गणना करवाइए। कैटेगराइज हो रहा है तो 27% को कैटेगराइज किया जा रहा है। आप सुन लो, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मैं आपकी उस बात को भी जवाब दूंगा। जब आप जात आधारित गणना करवाओगे और जिस जात की जितनी संख्या हो, किसी की 5% हो, किसी की 3% हो, किसी की 4% हो, उसको उतना आरक्षण दे दिया जाए, फिर तो नहीं कोई किसी का हक खा पाएगा। लेकिन ये सरकार ये करेगी नहीं कभी, क्योंकि आज की तारीख में हमारा मानना है कि 60% से लेकर 65% तक ओबीसी की संख्या है, उसे सीमित कर दिया 27% में। तो हम ये चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि किसी के भी साथ अन्याय ना हो, जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतनी भागीदारी मिले, और हम ये करेंगे तो ये पिछड़ों का आरक्षण 27% से बढ़कर 65% पर पहुंच जाएगा। आप ये देख लीजिएगा। इसीलिए जिन जातियों के नाम आपने लिए, उनको हमें इसलिए वोट देना चाहिए अगर अपना अधिकार लेना है, अपना हक चाहते हैं तो। माय डियर फ्रेंड्स, अभी देखा आपने, मेरे सवाल बड़े तीखे सवाल होते हैं और तीखे सवालों का बड़े आराम से जवाब दे रहे हैं। गोपाल जी, एक और तीखा सवाल है आपके ऊपर, आप पूछिए। कि भाई साहब प्लीज़, क्या चला रहे हो, आवाज़ आ रही है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तीखा सवाल ये है कि जब चुनाव आता है तो ओबीसी नज़र आती है सारी पार्टियों को। बीजेपी भी इस समय ओबीसी मोर्चा बना के, अभी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की मीटिंग थी दिल्ली में, मैं था, और आपकी भी ओबीसी मोर्चा, ओबीसी को लेके आप लोग इकट्ठा कर रहे हो। ओबीसी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने और बिगाड़ने में प्रथम है, आप भी ओबीसी से आते हो। तो ये मेरा एक तीखा सवाल है, चाहे सपा हो या भाजपा हो, ये जो पार्टियां हैं, इनको चुनाव के 4 दिन पहले ओबीसी क्यों नज़र आती है, चुनाव के बाद ओबीसी को क्यों भूल जाते हैं? हमें तो हमारे नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा ओबीसी का ध्यान रखते हैं, हमेशा सर्व समाज की बात करते हैं, सभी की बात करते हैं। अब जैसे इस समय हम विपक्ष में हैं तो हमारे पास संगठन है। जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव बने, उस दिन से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी हैं। किस समाज से हैं? आदरणीय लीलावती कुशवाहा जी एमएलसी हैं और उनको समाजवादी महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। किस समाज से हैं? ये ऐसा नहीं है कि हमें चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी हमेशा ही समाजवादी पार्टी सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। हम चाहते हैं सबको उसका हक मिले, और ये बात समाजवादी पार्टी पर लागू नहीं होती कि हम चुनाव से पहले ही केवल बात करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है, 100% सही है, भारतीय जनता पार्टी पे ये बात पूरी तरह से लागू है।
माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना पर्याप्त है। एक बात और सुन लीजिए, जी बताएं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात जो आपने की, जी जहाँ उच्च पदों पर जी कितने पिछड़े हैं। जब 2017 का चुनाव हुआ था, कर दीजिए। जब 2017 का चुनाव हुआ था तो उस समय एसपी सिंह बघेल अलग हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे थे और अपने समाज में ये कहते थे कि आप भाजपा को वोट दो, सरकार बनेगी, आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, एसपी सिंह बघेल। केशव मौर्य जी घूम ही रहे थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री हैं आज की तारीख में। एक मिनट आप बात सुन लीजिए। केशव मौर्य घूम रहे थे, वो भी कह रहे थे अपने समाज में कि आप हमें वोट दो, आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। डिप्टी सीएम है आज की तारीख में। सुन लीजिए, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे थे, आप कैबिनेट मिनिस्टर पर आके समझौता कर रहे हो। जी मुख्यमंत्री में कैबिनेट मिनिस्टर में अंतर होता है। कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर सिंह जी अपने समाज में घूम रहे थे कि आप भाजपा को वोट दो, हाँ हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विनय कटियार अपने समाज में घूम रहे थे कि आप भाजपा को वोट दो, हम अपने समाज में हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे। और जब सरकार बन गई, भारी बहुमत से बन गई, तो मुख्यमंत्री बना कौन? क्या पिछड़ा बना, या उनके नाम पे वोट मांगे गए थे जो आज मुख्यमंत्री हैं? क्या ये धोखा नहीं है पिछड़ों के साथ? बड़ा आपने सटीक जवाब दिया है गोपाल जी, और मैं तो जहाँ सोच नहीं रहा था वहाँ से आपने जवाब दिया है। मुझे एक बात बताइएगा, बघेल समाज से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पहुँचा दिया, और जो कुशवाहा समाज है जिनकी लीलावती जी की आपने बात की है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य एक हनकदार मंत्री हैं इस समय, उनकी बेटी बदायूं से लोकसभा पार्लियामेंट है वहाँ से, और वो खुद भी बहुत अच्छे पद पे हैं इस समय। स्वयं एक डिप्टी सीएम है केशव मौर्य जी, मैं समझता हूँ कुशवाहा समाज है वो। आप सुन लीजिए। और औरैया से आप बगल से आपके राज्यसभा पहुँची है गीता साहब जी, जिस काची समाज की आप बात कर रहे हो। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। 16 विधायक हैं काची समाज के भारतीय जनता पार्टी से। अब आप सुन लो, सुन लो। 16 विधायक हैं। ठीक, 16 उनके जीते ज़्यादा इसलिए ज़्यादा होंगे, टिकटें हमने भी दी थी। सर एक बात। दूसरी बात आप सुन लो, आपने जो जो नाम लिए, केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं जी, लेकिन उनकी हैसियत क्या है? स्टूल पे बैठा ले जाते हैं। एक दूसरे उप मुख्यमंत्री है, ये आप कह रहे हो, मेरे नहीं फोटो है, वो तो साक्ष्य है, कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कुर्सी पे, एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मैं नहीं नाम लूंगा वो किस वर्ग से आते हैं, वो भी चीफ उस पर बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे, और बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी है, ये स्टूल पे बैठे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात आपने की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बीएसपी में थे तो दूसरे नंबर की हैसियत के नेता थे, आज उनकी हैसियत क्या हो गई है? आप बताइए, कोई सम्मान है? वो तो चुनाव जीतने के लिए इन जातियों को वोट मिले तो उनको टिकट दे दिए। अच्छा, इस बार आप तेली समाज को कितनी टिकट दे रहे हैं बताइए? इस बार आप तेली समाज के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, बढ़ई समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आप बात सुन लो। आप बढ़ई समाज के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले टिकट देना न देना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, और चुनावों में जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को तभी वोट देगा ना, जरूरी, उसके समाज को आप सम्मान देंगे। हाँ वही बात पे मैं आ रहा हूँ। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति टिकट पाया जाए, हर व्यक्ति चुनाव जीत ले, क्योंकि चुनाव में समीकरण भी देखने पड़ते हैं। ये एक सच्चाई है भारत के चुनावों की। हाँ, लेकिन उसके बाद आप सरकार जैसे अगर हमारी बनती है तो सरकार के पास तमाम होते हैं, बोर्ड होते हैं, तमाम जगह होती है, एमएलसी भी बनाए जा सकते हैं। अगर हमारे विधायक ज़्यादा जीत के आते तो इन्हीं वर्गों से बनाए जाएंगे, और कहाँ से बनाए जाएंगे? गुड माय डियर फ्रेंड्स, तीखे सवालों का अभी आपने देखा गोपाल जी ने कितनी आसानी से मेरे तीखे वालों का सवाल जो होते हैं हमारे, उनका इतनी आसानी से जवाब दिया। गोपाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद तीखे सवालों का आसानी से जवाब देने के लिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको सफलता मिले। और अब संक्षिप्त में आप चैनल के द्वारा समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के द्वारा मैं यही संदेश देना चाहूँगा जी कि लोग जागरूक रहें, मुद्दों की बात करें। जो भी राजनीतिक दल आपके पास वोट मांगने आए तो उससे ये पूछें कि आप करेंगे क्या। ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो विकास की बात करे, जो मुद्दों की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो रोज़गार की बात करे। ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट ना दें जो भड़काने का काम करते हो, नफ़रत फैलाते हो, और जिन्होंने आज तक कोई काम ना किया हो। अगर ये कर लेंगे तो मैं समझता हूँ
कि पॉजिटिव वे में लोग जाएंगे और अपने हित को देखते हुए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को हित को देखते हुए वोट करेंगे, तो समाजवादी पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 351 प्लस, वो समाजवादी पार्टी पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी, आपने समय दिया जिलाध्यक्ष जी। और माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मिस्टर गोपाल की आवाज़ जन जन की आवाज़ बने। इसके लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शिवा राठौर के तीखे सवाल देखना न भूलें। जय हिंद, चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार।